टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया के 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न के बुक से जो है वन लाइनर्स के क्वेश्चंस को। दोस्तों आज हम लोग पार्ट 1 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था तो नर्मदा घाटी से। दूसरा, सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, दमदमा से। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है तो कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैशा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था तो ये धौलावीरा था। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिवा से। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है तो भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था किसने पिगट ने। अगला देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। तो योग के जो प्रवर्तक हैं वो है पतंजलि। न्याय के गौतम। सांख्य के कपिल। चावर्क के चावर्कियन। वैशेषिक कनाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। उसके बाद देखते हैं विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय मौखलीपुत्र घोषाल। अनिश्चयवादी संजय विठलपुत्र। भौतिकवादी पगदू कच्चायन। घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप। अगला देखते हैं तो अगला वेद के बारे में है। तो सबसे पहले ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था। इस वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऋग्वेद में किया गया। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं यजुर्वेद। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अगवरियो कहा जाता था। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद में जो है बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्धृतित कहा जाता था। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अथर्ववेद, इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। वेदों की संख्या कितनी है तो 4। वेदांग की संख्या 6। पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की जो संख्या है वो है 108। अगला देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश जो है क्रमशः सारनाथ में एवं श्रावस्ती में दिया। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक जो उपदेश है वो श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। सर एडविन आर्नल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। अब बौद्ध धर्म के समय जो संगीतियाँ हुई तो उनको देख लेते हैं। तो प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व राजगीर महाकश्यप अध्यक्ष थे और शासनकाल में
अजातशत्रु के। द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली, अध्यक्ष सावकमीर, शासनकाल में कालाशोक। अगला देखते हैं तृतीय संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र 30 थे अध्यक्ष और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ संगति 98 ईस्वी, स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और जिसका शासनकाल था वो था कनिष्क का। अगला देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिस्टोनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर के बचपन का नाम क्या था तो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनिकांतवाद संबंधित जैन धर्म से प्रथम स्यादवाद और अनिकांतवाद जो था संबंधित था किससे? जैन धर्म से। प्रथम जो है जैन भिक्षुणी कौन थी तो ये चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जमाली। और उसके बाद देखते हैं जैन संगीतियाँ। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व, स्थल पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे ये स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी, स्थल बल्लवी और जिसके अध्यक्ष थे वो थे क्षमाश्रवण। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था तो ब्रह्मदत्त को। इसने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवेद जीवक को भेजा। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था तो कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मनंद थे। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला देखते हैं। तो अगला जो है वो महाजनपद एवं उसकी राजधानियाँ हैं। तो मगध जो था महाजनपद उसकी राजधानी थी गिरिवज राजगीर। अंग जो था इसकी राजधानी चंपा। वज्जी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। काशी की राजधानी जो थी वो थी वाराणसी। वत्स की जो राजधानी वो थी कौशाम्बी। कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी हाटक। अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटली। कौशल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन। मल्ल की जो राजधानी थी वो थी कुशावती। पांचाल की जो राजधानी थी वही थी अहिछत्र या कंपल्य। चेदी की जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती। मत्स्य की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। सूर्यसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। अगला देखते हैं। तो अगला है मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध जो है राजनीति से था। चंद्रगुप्त से 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त ने जो है 305 ईस्वी पूर्व में जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना जो है वो मेगास्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्राशर भी कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहासन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली।
इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख जो है क्रमशः सातवां और रुमनदेही है। सबसे लंबा जो अभिलेख है वो सातवां है और सबसे छोटा जो अभिलेख है वो कौन सा है, तो वो रुमनदेही है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की जो संख्या थी वो 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख से पशुबलि की निंदा की गई है, वहीं छठे शिलालेख से आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया था। अगला देखते हैं, तो अगला है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कटफिशस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी जो थी वो मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक थे। तो चरक इसके दरबार में थे, कनिष्क के। बुद्ध चरित्र की रचना जो है अशोक घोष ने की थी, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली व मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ जो है कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। अगला देखते हैं, अगला है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था, तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुआ समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन तथा कविराज किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त के दरबार में थे। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वाल्मीकि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी हुआ वो था कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार किया था स्कंदगुप्त ने किया था। और जो अंतिम गुप्त शासक थे वो कौन थे, वो थे विष्णुगुप्त। अगला देखते हैं, अगला है पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु। इस वंश की राजधानी क्या थी, तो कांचीपुरम। मत विलास प्रश्न के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित हैं। महाबलीपुरम के एकासम रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध पुस्तक दास कुमार चरित्र के लेखक कौन है, तो दांडी जो है इन्हीं के दरबार में थे। अगला देखते हैं, अगला है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो जो चोल वंश के संस्थापक थे वो थे विजयालय। इस वंश की जो राजधानी थी वो थी तंजावुर। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी, राजेंद्र प्रथम ने। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध जो है इसी वंश से है, तो चोल वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग। इस वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो मानीखेत। इस वंश के प्रमुख शासक जो थे वो कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना जो है अमोघ वर्ष ने किया था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल। इस वंश की जो राजधानी थी वो थी मुंगेर, बिहार में। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने औदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जो थे जयदेव किसके दरबार में रहते थे, तो लक्ष्मण सेन के। लोहार वंश की जो स्थापना थी वो संग्राम राज ने किया था। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध राज तरंगिनी की रचना की गई कलहन के द्वारा। अगला देखते हैं, अगला है गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये थे अल्पतगीन। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। इसने 1025 सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रथम आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में किया था। इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी पाटन गुजरात में किया। इस समय यहाँ के शासक जो थे वो भीम द्वितीय थे।
युद्ध देखते हैं तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें कौन? चौहान विजय हुआ था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये भी हुआ था, इसमें गौरी विजय हुआ। चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो गौरी और जयचंद के बीच, इसमें गौरी विजय हुआ। अब अभिलेख और शासक देख लेते हैं तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररामन, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन और नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री। भीतरी अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त का था। अगला देखते हैं तो अगला जो है गुलाम वंश के संस्थापक तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव जो है ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा एवं दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय जो है वो बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसने तुर्कान चहलगामी नामक संगठन बनाया। इसने एकता प्रणाली शुरू की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान चहलगामी का जो विनाश किया यह बलबन ने किया। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पेबोश प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौ एवं रक्त की नीति का जो है पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। उल्गू खां की जो उपाधि दी गई थी ये बलबन को दी गई थी। नसरुद्दीन मोहम्मद एक मात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। अगला देखते हैं। अगला है हमारा खिलजी जो हो यहाँ पर जो है खिलजी वंश होगा तो ये गलत लिखा गया। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने एवं सैनिकों को होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की जो शुरुआत की। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाजा, 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। इसने स्वयं को सिकंदर शानी की उपाधि से विभूषित किया। इसके समय भू राजस्व की जो दर थी वो 1/2 यानी 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मालिक कफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री और एवं पुरुषों की जो है संगत वो पसंद थी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उन पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों